हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे सिंगल फेज मोटर के बारे में। क्लियर? तो सिंगल फेज मोटर क्या है, इसको बड़े आराम से, बड़े ध्यान से अध्ययन करते हैं। ठीक है ना? हमने सिंगल फेज मोटर में कहाँ तक पढ़ लिया था? यूनिवर्सल तक पढ़ लिया ना? यूनिवर्सल मोटर तक पढ़ लिया था। यूनिवर्सल मोटर वो होती है जो एसी और डीसी दोनों पर कार्य करती है तथा इसकी संरचना डीसी सीरीज मोटर के समान है। ये एसी पर भी कार्य करती है, इसलिए से अन्य नाम इसका एसी सीरीज मोटर है। इसके अलावा आपने इसमें देखा था कि जो हमारे पास ये मोटर है, इसका उपयोग वैक्यूम क्लीनर में, फूड मिक्सर, ग्राइंडर, जूसर, सिलाई मशीन और रेलवे इंजन में किया जाता है। हेयर ड्रायर में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये देखा था। इस मशीन की गति है जो 3000 आरपीएम से 14000 आरपीएम होती है। इसका प्रारंभिक टॉर्क क्या होता है? उच्च होता है। ये सब कुछ देखा। जो हमने सिंगल फेज मोटरें पढ़ी है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो हम इसके आगे अगली मोटर पढ़ना प्रारंभ कर लेते हैं। कोई है? नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपने पढ़ा भी नहीं है तो डाउट आने का सवाल ही नहीं उठता। आप संडे को किस में बिजी थे? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हैं? ओके। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट, अब इस प्रतिकर्षण मोटर के बारे में इंपॉर्टेंट बातें बता दो भाई। कोई भी जो इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में जानते हो। एक बार तो परीक्षा में केवल इतना ऐसा ही डायग्राम इसका पूछा था। हमारे पास ये हमारे पास जो है वो स्टेटर का अक्ष है। किसका अक्ष है भाई? स्टेटर। यहाँ पर हमारे पास कार्बन ब्रुश लगे होते हैं। और कार्बन ब्रुश ऐसे लगे हुए हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे भाई? ये हमारे पास कहलाएंगे रोटर अक्ष। ये हमारे पास क्या कहलाएंगे? रोटर अक्ष। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास
इन दोनों कार्बन ब्रश को शॉर्ट सर्किट किया जाता है। दोनों कार्बन ब्रश को क्या किया जाता है भाई? शॉर्ट सर्किट। ठीक है। और ये रोटर अक्ष और स्टेटर अक्ष के बीच कोण कितने डिग्री का होता है? 20 डिग्री का। इसके बीच 20 डिग्री का कोण होता है। और इसकी जो प्रारंभिक टॉर्क है इसका ज़्यादा होता है, प्रारंभिक धारा कम होती है, और ये नियत गति से चलता है। ये नियत गति से चलता है तो इसलिए इसकी संरचना डीसी शंट मोटर के समान मानी जाती है। डीसी सीरीज मोटर है जिसको तो लोड ज़्यादा उठाना होता है। शंट मोटर वो होती है जिसकी गति क्या रहती है? नियत। तो सीरीज के समान तो यूनिवर्सल है, और डीसी शंट के समान कौन सी है? प्रतिकर्षण। ये है डीसी शंट मोटर के समान है। इसमें दोनों कार्बन ब्रश को शॉर्ट सर्किट किया जाता है। और इसमें कार्बन ब्रश को क्या कर दिया जाता है भाई? शॉर्ट सर्किट किया जाता है। अब यहाँ पर इसमें रोटर अक्ष में स्टेटर अक्ष के बीच 20 डिग्री का कोण होता है। इसके इसमें रोटर अक्ष व स्टेटर अक्ष के बीच कितना डिग्री का कोण है भाई? 20 डिग्री का। और क्या है भाई? एक देखो, रोटर अक्ष में स्टेटर अक्ष के बीच कितना डिग्री का कोण है? 20 डिग्री का। इसको रोटर अक्ष को हम खिसका के इसके घूर्णन की दिशा परिवर्तित की जा सकती है। इसकी खास बात है, इसकी घूर्णन दिशा आसानी से परिवर्तित की जाती है। इसकी घूर्णन दिशा आसानी से परिवर्तित की जा सकती है। इसकी घूर्णन गति है अधिकतम दक्षिणावर्त में घूम रहा है, अधिकतम गति है दक्षिणावर्त में। यहाँ से इसकी गति चली गई है शून्य, शून्य से अधिकतम वामावर्त है। तो अधिकतम दक्षिणावर्त है, अधिकतम दक्षिणावर्त से शून्य है, शून्य से अधिकतम वामावर्त से वापस शून्य, अधिकतम दक्षिणावर्त, दोनों दिशा में गति को आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। इसका निर्माण है जटिल, प्रारंभिक धारा क्या होती है? कम, प्रारंभिक टॉर्क क्या होता है? उच्च होता है। करो इसको नोट। है? हाँ, रोटर वाउंड रोटर होता है। हाँ, इसका रोटर होता है वाउंड रोटर।
इसका निर्माण क्या है भाई? जटिल है। प्रारंभिक धारा क्या है? कम। प्रारंभिक टॉर्क क्या है? उच्च। ठीक है। और इसका उपयोग लिखो। ये लिख लिया? लिख रहे हो? लिखो लिखो। डायग्राम जरूर बना। डायग्राम पूछा हुआ है किसका है? डायग्राम देके सीधे पूछा हुआ है किसका है? इस वीक हमारे पास ये सिंगल फेज मोटर, 3 फेज मोटर, सिंक्रोनस मोटर और वाइंडिंग हो जाएगी। फिर हम करेंगे डीसी और अल्टरनेटर के बारे में। साथ के साथ पढ़ते रहना। रेलवे पता नहीं कब परीक्षा ले, लेकिन थोड़ा थोड़ा साथ के साथ पढ़ते रहोगे तो ध्यान में रहेगी चीजें। लिख लिया? एक नोट डाल के एक और चीज लिख लेना। रोटर अक्ष को स्टेटर अक्ष से दूर करने पर घूर्णन गति घटती है। रोटर अक्ष को स्टेटर अक्ष से दूर करने पर घूर्णन गति घटती है। रोटर अक्ष को स्टेटर अक्ष से दूर करने पर घूर्णन गति घटती है। ठीक है। हाँ, उपयोग लिखो। लेथ मशीन, लेथ मशीन, हाँ लेथ मशीन, मशीन टूल, मिलिंग मशीन, मिलिंग मशीन एवं पेपर मिल में किया जाता है। एवं पेपर मिल में लेथ मशीन, मशीन टूल, मिलिंग मशीन व पेपर मिल में किया जाता है। मिलिंग मशीन जो मिल में काम आती है। मिलिंग मशीन का मतलब है जो मिल्स के अंदर काम आती है। स्टील की मिल है तो वहाँ भी काम आती है। अलग अलग प्रकार की मिल्स होती है, उन मिल में जो काम आती है
और ज़्यादातर मील में काम आने वाली मशीन नियत गति से चलनी चाहिए। तो ये वो है। मशीन टूल और लेथ मशीन का कार्य है औजार बनाना। इनका कार्य क्या होता है? औजार बनाना। औजार जितने बनाते तो बनते तो मशीनों से ही है। वो ये मशीन टूल्स का कार्य तो विशेष रूप से है। अच्छे औजार बनाने का कार्य किसका? मशीन टूल का। इनका सबसे बेसिक वर्जन क्या था? लेथ मशीन। लिफ्ट में कौन सी मशीन लगती है? ये एक अच्छा सवाल है। लिफ्ट के अंदर जो मशीन लगाई जाती है, हैं? लिफ्ट के अंदर लग जाए कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर। क्या लगी होती है? कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर है जो लिफ्ट, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में एलिवेटर, एलिवेटर कहते हैं ना, एलिवेटर लगाई जाती है। स्वचालित सीढ़ियों में भी यही लगाई जाती है। लेकिन यदि कहे कि हमें सिंगल फेज मोटर लगानी है, अभी तक एक सवाल आया है, बताइए कौन सी मोटर है जो लिफ्ट में लगाई जाती है? तो ऑप्शन दिया, उसके हिसाब से उन्होंने दिए केवल इंडक्शन मोटर है, इंडक्शन मोटर है, सिंक्रोनस मोटर है, ऐसे करके नाम दिया था उन्होंने। ट्रांसफॉर्मर, अल्टरनेटर, तो इंडक्शन मोटर उत्तर हो गया था। तो क्या है? इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर में कौन से काम में लेते हैं? तो सबसे ज्यादा चांसेस किसका है? रिपल्शन मोटर का। लेकिन हम कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का सर्वाधिक उपयोग करते हैं। ठीक है ना? और कोई? अगस्त में एग्जाम होने के चांसेस कितने परसेंट है? परसेंट से क्या करना है? परसेंट एक ही न्याल कर दें, 99 बैठे रहे, परसेंटेज का क्या करना है? हाँ, और क्या कोई सवाल है क्या? कम्युलेटिव कंपाउंड संट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? अब बताओ कारण है। संट क्यों नहीं होती? नहीं नहीं, तो लिफ्ट में कौन सी काम लेंगे? क्यों ना? कम्युलेटिव कंपाउंड इसलिए लेते हैं, लोड बढ़ने के साथ भी गति नियत रहे। लोड बढ़ने के साथ गति बढ़े नहीं, लोड बढ़ने के साथ ही गति क्या रहे? नियत। स्वचालित सीढ़ियां जा रही है, एक आदमी चढ़े तभी गति वही रहनी चाहिए, 20 आदमी चढ़े तो भी गति क्या रहनी चाहिए? वही। तो इसलिए सीरीज और शंट को जोड़ा जाता है। सीरीज लोड उठाने में सक्षम है, शंट नियत गति करने में सक्षम है, दोनों को मिलाए तो कम्युलेटिव बना, वो मामला है। ठीक है, बाकी वाले परेशान मत होना, ये डीसी मोटर का मामला था। ये सोचेंगे ये क्या था, इधर आया नहीं है, किधर आएगा, है ना? अब सरकार वापस मीटिंग ले रही है कि भर्तियां तो निकालनी पड़ेगी। ये रियल बात है। नहीं नहीं, ये वास्तविकता है कि अब ये कैसे करें, मामला सेटल करें, मामला पूरा अपोजिट जा रहा है उनके। अभी क्या है कि उपचुनाव हुए थे, उसमें सब हार गए। हाँ, अब ये क्या है, ये कल का ही मामला है। तो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, हमारे पड़ोसी हैं, उन्होंने कहा था मीटिंग में, मीटिंग इसी चीज़ में चल रही है कि ये मामला सेटल करना पड़ेगा, ये मामला पर संभल नहीं रहा है। क्योंकि अब तो विस्फोट हो गए ना भाई ज़्यादा, ये नाभिक के विखंडन की क्रिया हो गई है। पहले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक जगह पड़े थे, इतना दिक्कत थी नहीं, लेकिन अब टक्कर हो गई है। तो हो गई, तो जब नाभिक के विखंडन की क्रिया होती है तो उसके बाद में 2-3 चीज़ों का प्रयोग करना पड़ता है। एक तो है नियंत्रक छड़ें लगाते ना, किसकी बनी होती है? एक तो होती है कैडमियम की, एक बोरोलियम की, इनकी होती है। एक लगानी पड़ती है गति को कम करने के लिए हमारे मंदक, मंदक के रूप में मुख्य रूप से ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट। और जो एक होता है शीतलक के रूप में, वो D2O भारी जल। तो सभी तरह का अड़ंगा करना पड़ता है, तब जाके नाभिक के विखंडन की क्रिया को सही तरीके से कंट्रोल किया जाता है। यही मामला है, और ये सभी जगह प्रभाव है, कोई अकेला जगह नहीं है, सब जगह है। अब देखो,
हमारे पास अगला कौन सी मोटर है? हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस है। हिस्टेरेसिस मोटर होती है, ये हमारे पास सिंक्रोनस मोटर है। कौन सी मोटर है? सिंक्रोनस किसे कहते हैं? जो नियत गति से चलती है। इसकी गति को कम ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। यदि इसकी गति थोड़ी सी कम ज़्यादा होगी तो मोटर क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। तो इसलिए इसकी गति क्या रहती है? नियत। ठीक है। आप टेक्निकल पढ़ रहे हैं तो ध्यान से पढ़ लें। अभी क्या है कि सभी भर्तियों का मामला शुरू होने वाला है और संभावित रहेगी तो ऊर्जा विभाग में भी भर्ती आएगी। हैं 681 क्या थे? ऊपर हो तो गए थे, 900 के आसपास वापस घट गए थे। मामला उधर ही चल रहा है। 681 में क्या है? 200 पद तो एक्स सर्विसमैन ले जाते हैं, पीछे बचते 400 हैं। एक्स सर्विसमैन ITI के हुए हैं नहीं इतने, और जो ITI के हुए एक्स सर्विसमैन है वो फिर टेक्निकल हेल्पर लगना नहीं चाहता। वो फिर दूसरा रेलवे में ले लेगा ना। एक्स सर्विसमैन कोटा इधर भी है तो सेंटर में ले लेगा। मामला ये भी है। लेकिन वो बेक लोग की सीटें बार बार आती है। पिछली बार 1500 सीट आई थी तो भी 250-300 सीट थी उनकी, बाकियों की सीट तो 1200 थी। तो ये सिंक्रोनस मोटर है जो नियत गति से संचालित हो रही है। अब किसी की वैकेंसी आ सकती है भाई। अब देखो वैकेंसियाँ तो कभी भी आ सकती है। चलते चलते वैकेंसियाँ इसरो की भी आती है, DRDO की भी आती है, बार्क की भी आती है, सेल और गेल की भी वैकेंसी आती है। किसी में 50 पद होते हैं, किसी में 100 पद होते हैं, किसी में 150 होते हैं। सबके अलग अलग पद होते हैं। DRDO वगैरह आ जाती है तो कई बार 200-300 पद आ जाते हैं, और नेवी ट्रेड्समैन आती है तो 1000 के आसपास पद होते हैं। तो ये वैकेंसी कभी भी कोई सी भी आ सकती है। आप अपनी तरफ से तैयार रहो, कोई सी भी आए, क्योंकि ये सारा मामला क्या है, आप खुद जानते हो आपकी किस्मत कैसी है। क्योंकि आपके सारे परीक्षा एक साथ आएगी। ये सारे संयोग आपके लिए मिलाते हैं कि कब एक साथ परीक्षा की जाए। चंद्रिल देखते हो नहीं देखते हो? पिछली बार लोको पायलट और टेक्निकल हेल्पर साथ हुई थी, सबको डाफा चौक कर दिया। क्या करें क्या नहीं करें, है कि नहीं है? ये लगभग भर्ती अभी की बार बिहार में इधर चल रहा है, और यूपी वालों की भर्ती आई नहीं, लेकिन लोको पायलट का चुनाव के बीच में भर्ती जारी करेंगे। वो क्या नहीं करेंगे तो तुम्हारा मामला बीच में ही, अलग अलग तो नहीं करेंगे। सेल होती है, PSU कंपनी है, गवर्नमेंट की है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है। गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम होती है। जो आदमी लगता है PSU के अंतर्गत है तो मतलब सरकारी है, तनख्वाह अच्छी है। ये जो बाकी के ना सरकार दे रहे हैं तनख्वाह, उससे ज़्यादा तनख्वाह उसमें होती है। जितनी भी PSU होती है, DRDO वो, इसरो वो, ONGC वो, उन सब में सैलरियाँ बहुत ज़्यादा है, इंसेंटिव बहुत ज़्यादा है, लाइफ भी अच्छी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। वैकेंसी थोड़ी है, बाकी सब कुछ अच्छा ही होता है। उसमें इतना मामला है कि जैसे अपने यहाँ डीजल पढ़ाते थे दीपक सर, वो भी ONGC में लगे थे। उनको 15 दिन जाना होता है, 15 दिन छुट्टी है, लेकिन वो 15 दिन जाते हैं ना, 15 दिन उनको काम ही करना होता है। ऐसे नहीं वहाँ जाके कुर्सी पर बैठना है, वो नहीं। जितना ड्यूटी है PSU में काम आपको करना पड़ेगा। बाकी सब चीज़ आपको एक्स्ट्रा देंगे, फायदा ज़्यादा देंगे, इंसेंटिव ज़्यादा देंगे, पैसे भी ज़्यादा देंगे, सब कुछ ज़्यादा देंगे, लेकिन काम जितना टाइम को बताया गया है वो काम आपको करना पड़ता है। गवर्नमेंट में आप काम नहीं करके भी अटक सकते हैं, रुक सकते हैं, लेकिन वहाँ PSU में ऐसा नहीं होता है, काम करना पड़ता है। अब तो यहाँ भी स्ट्रिक्ट हो गए, सरकारी मास्टरों पे तो हो ही गए। उनके तो कैंडी क्रश, सागार
वो इंस्टाग्राम और फेसबुक और बत्तियां लगा दी अभी तो। हैं? हालत खराब कुछ नहीं किया उन्होंने, एक नॉर्मली किया काम तो, लेकिन हैं? स्कूल की गाड़ी बाउंड्री में? कौन सी पर्सनल? तो और कहाँ करेंगे? हैं? पता नहीं, मैंने ये नहीं देखा। लेकिन ये जो इंस्टाग्राम फेसबुक है ये तो ठीक ही किया है। ये तो क्या, कम से कम गांव में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पढ़ाएंगे तो सही ना, नहीं तो मोबाइल ही चलाते रहते हैं। अब वो कहते हैं कि मोबाइल जाते हैं, मोबाइल चेक करते हैं, वो चेक करते हैं, वो कहते हैं सर मैं बता दूंगा। आप क्यों बताने का कष्ट कर रहे हैं, मोबाइल बता देगा ना खुद सब कुछ क्या क्या हुआ इसमें। तो वो मोबाइल चेक कर लेते हैं और चेक करते हैं, सीधा कारण बताओ नोटिस आता है कि तुमने इंस्टाग्राम क्यों चलाया, कैंडी क्रश क्यों चलाया, यही तो नोटिस है ना सबके। तो मामला ये है तो है। हाँ, वो अभी एक यूपी के अंदर रूल आया है टीचर पर कि आपको जाते अटेंडेंस लगानी है, बाहर निकलते अटेंडेंस लगानी है। तो वो बहुत विरोध कर रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि भाई आप विरोध क्यों करो, अटेंडेंस तो मांगी ही है, ताकि तुम आए कि नहीं आए पता तो रहे ना। तो कायदे की बात तो सही है, लेकिन ये सही उसको नहीं लगती है जिसको हराम खोरी की खाने की आदत हो जाती है। मामला इतना ही है, बाकी गलत क्या है कि तुम्हारी ड्यूटी है कि 9 बजे जाना और 3 बजे आना, मान लो या 4 बजे आना, जो ड्यूटी है तो ड्यूटी तो मांगी है। उन्होंने कौन सा एक्स्ट्रा कुछ दे दिया है? ड्यूटी तो मांगेंगे ना भाई, आपको तनख्वाह पूरी चाहिए लेकिन ड्यूटी नहीं मांगे, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा नहीं है। सिंक्रोनस मोटर है जो नियत गति से संचालित होती है, वो हिस्टैरिसीस मोटर है। इसमें मुख्य खेल रोटर का है। रोटर में दांते नहीं, इस पर वाइंडिंग नहीं, अतः कंपन नहीं होगा। कंपन कह दो, शोर कह दो। और यहां पर रोटर है, क्रोम स्टील से बना होता है। किसका बना होता है? क्रोम स्टील से निर्मित। क्रोम स्टील में अणुओं की स्थिति में बार बार अणुओं की स्थिति में परिवर्तन है। अणुओं की स्थिति में परिवर्तन के कारण ये गति करता है, और अणुओं की स्थिति में परिवर्तन के कारण हमारे पास शैथिल्य हानि है, शैथिल्य हानि होती है। और ये जो हमारे पास मोटर है, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? विद्युत गड़ी में, मुख्य रूप से इसका उपयोग कहाँ किया जाता है भाई? विद्युत गड़ी में, ध्वनि उत्पादन एवं रिकॉर्डिंग में।
ऑर्डिनेंस की नहीं आ रही। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की काफ़ी टाइम से वैकेंसी नहीं आ रही है, हैं? बहुत समय के 2017 में आई शायद तक। जल्द विभाग का काफ़ी टाइम कहाँ हुआ, दिखी नहीं। मतलब कितने साल का तू? कितने साल का हो गया? 30 साल का हो गया? 20 का हुआ? 94 का हायर चॉइस है तो 30 ही हुआ ना। कितने का हुआ? 30 का। और भर्ती आई पहले 30 साल पहले। जो तू पैदा हुआ उसके बाद भर्ती नहीं आने दी तूने। भर्ती आई हुए 30 साल हुए हैं। ये रियल आंकड़ा है। और तेरे तुझे तूने धरती पर प्रकट हुए भी 30 ही साल हुए हैं। देख ले तू। डेयरी विभाग में आती रहती है। डेयरी विभाग में क्या है कि अभी 2-2.5 साल पहले ही आई थी। RCDF ऐसा कुछ नाम आता ना। इतना पता नहीं भाई, देखी नहीं कभी। से करते बैंक की आती होगी, मतलब बैंकिंग के लिए। लिख लिया। हाँ, इसकी घूर्णन दिशा परिवर्तन ऐसा नहीं है, इसकी घूर्णन दिशा को कम ज़्यादा आगे पीछे नहीं किया जाता है। सिंक्रोनस गति उसे कहते हैं जिसकी गति नियत रहनी चाहिए। यदि विपरीत दिशा में चले तो भी गति क्या रहनी चाहिए? नियत रहनी चाहिए। इसको सेल्फ, इस देखो कोई भी सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट होती नहीं, ये भी सेल्फ स्टार्ट है नहीं। अब इसके अंदर एक लिखो, इसमें इस स्टेटर पर 2 वाइंडिंग होती है, एक मुख्य वाइंडिंग, दूसरी सहायक वाइंडिंग। दोनों कहां पर होती है? इस स्टेटर पर। रोटर पर कोई वाइंडिंग नहीं है, तो लिख लो इस स्टेटर पर मुख्य वाइंडिंग में सहायक वाइंडिंग स्थापित होती है। क्रोम स्टील ऊपर लिखा कंपन नहीं होता है, शोर नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास रोटर पर कोई दांते नहीं है। इसलिए हिस्टैरिसीस मोटर का उपयोग कहाँ करते हैं? विद्युत घड़ी में, ध्वनि उत्पादन एवं रिकॉर्डिंग में। सेथिल्य हानि, सेथिल्य हानि क्या होती है? हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है? हिस्टैरिसीस लॉस होता है बी और एच के बीच में अंतर के कारण। जब चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को घटाया जाए फिर भी चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन ना हो तो जो लॉस होता है उसे हिस्टैरिसीस हानि कहते हैं। वो हानि वहां होती है। ये तुझे नाम आज कैसे याद आया? ये नाम तो ट्रांसफार्मर में भी आया था। आया था भाई, ट्रांसफार्मर लिखा है ना मैंने, हानि, हिस्टैरिसीस हानि। चलो रिलक्टेंस मोटर, प्रतिष्ठम मोटर है। इसकी गति कैसे होती है भाई? सिंक्रोनस। कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है?
फेज विभक्त मोटर पर। गति क्या होती है भाई? इसकी नियत होती है। कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये कार्य हमारे पास करती है फेज विभक्त मोटर पर कार्य करती है। क्लियर? ठीक है। रिलक्टेंस यानी प्रतिष्ठम क्या है? ये चुंबकीय फ्लक्स के प्रवाह में बाधा के कारण गति करती है। इसका उपयोग रिकॉर्डिंग, सिग्नलिंग और गियर बॉक्स प्रणाली में भी किया जा सकता है। और गियर बॉक्स प्रणाली में इसका उपयोग किया जाता है। एक लिख दो, फोटोग्राफी में उपयोग इसका किया जाता है। इसमें स्टेटर और रोटर दोनों परिदांत होते हैं। नॉर्मली सिंगल फेज मोटर करती है लेंज के नियम पर। ये लिख दो, लाइन भूल गए लिखना भी, लिखो भाई। पहले जहाँ सिंगल फेज मोटर स्टार्ट लिखा ना, वहाँ लिखो सिंगल फेज मोटर जहाँ शुरू की थी कि कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है, वहाँ लिखो लेंज के नियम पर। सिंगल फेज मोटर का सिद्धांत भूल गए थे, इन्होंने सवाल पूछा था, याद आ गया भाई, परीक्षा में आया हुआ है सवाल। लिखो सिंगल फेज मोटर लेंज के सिद्धांत पर कार्य करती है, कहीं पर भी लिख दो।
लेंस के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, लेंस का सिद्धांत क्या होता है? लेंस का सिद्धांत होता है उत्पन्न होने के कारण का विरोध करना, उसे कहते हैं लेंस का सिद्धांत। अब बता क्या है? नहीं, ये मतलब क्या हुआ इसका? अरे रुक जा दादा। हाँ, इसका मतलब ये होता है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न है, उस चुंबकीय क्षेत्र को काटा, फिर इसमें ईएमएफ उत्पन्न हुआ, और अब ईएमएफ के कारण ये फ्लक्स उत्पन्न करेगा ना, तो पहले वाले का क्या करेगा? विपरीत दिशा में, जिसके कारण ही इसमें फ्लक्स बना, और वापस इसने फ्लक्स क्या किया? पहले वाले के विपरीत। उसे कहते हैं लेंस का नियम, उत्पन्न होने के कारण का विरोध करना। यह है विद्युत चुंबकीय प्रेरण ही है। क्या है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण ही, लेकिन पूछे कौन सा सिद्धांत है, तो क्या कहोगे? लेंस का सिद्धांत। लेंस का सिद्धांत होता है क्या? उत्पन्न होने के कारण का विरोध करना। ओके, चलो अगला लो भाई। अगला हमारे पास एक मोटर है, स्टेपर मोटर। स्टेपर मोटर होती है ना, इसकी गति इस स्टेप्स में होती है, और नियत गति यानी सिंक्रोनस स्पीड पर, नियत गति पर इसकी गति इस स्टेप्स में होती है। नियत गति या सिंक्रोनस स्पीड पर संचालित होती है। ठीक है, ओके। अब हमारे पास है इस स्टेपर मोटर में स्टेप एंगल होता है एक। स्टेप कोण एक होता है, स्टेप की संख्या। इनका जो गुणा करोगे वो कितना आना चाहिए? 360। इस स्टेप एंगल सबसे छोटा है 1.8 डिग्री, तो कितना स्टेप होगा? 200। और यदि 2 डिग्री कर दिया तो कितना हो जाएगा भाई? 180। यदि आप ऐसे है ना स्टेप 4 डिग्री कर दिया तो कितने स्टेप हो गए भाई? 90। इसी प्रकार आप कितना भी स्टेप कर दो, जैसे मान लो आपने 5 डिग्री कर दिया तो कितने स्टेप हो गए? 72। और 6 डिग्री कर दिया तो कितने हो गए स्टेप भाई? 60। इसी प्रकार आगे चलेंगे कि नहीं चलेंगे? जैसे जैसे आपके स्टेप के कोण बढ़ेंगे
हमारे पास स्टेप की संख्या क्या होगी, घटेगी। यदि स्टेप हमारे पास 90 डिग्री का बन जाए तो कितना हो जाएगा भाई, तो आप कहेंगे 4 स्टेप। यानी इसको एक चक्कर लगाना तो पहला तो देखो 90 डिग्री यहाँ, फिर 90, फिर 90, फिर 90, ऐसे स्टेप में चलेगा। तो यही हमारे पास स्टेप पर मोटर होती है। ये ध्यान रखना, सवाल ये है, लिखो भाई। स्टेप एंगल के दो फॉर्मूले हैं। एक है टी एस माइनस टी आर बटा टी एस गुणा टी आर इंटू 360 डिग्री। एक है तीन सौ साठ बटा एन एस गुणा एन आर। इसमें टी एस जो है वो स्टेटर में दांते हैं, स्टेटर में दांते कितने हैं, और टी आर है रोटर में दांते हैं। एन एस स्टेटर पोल और एन आर है रोटर पोल। क्लियर? इसी के साथ सिंगल फेज मोटर पूरी होती है। याद नहीं होते हैं? याद तो करने के लिए क्या कर सकता हूं मैं, तो क्या ही करूं, याद तो करना पड़ेगा। दो दो तीन तीन बार पढ़ लिया फिर भी याद नहीं हुआ, उल्टा सुल्टा होता है। उल्टा सुल्टा तो होगा भाई, इसका कारण है आप मेरी बात नहीं मानते इसलिए होता है। मैंने हमेशा आपको कहा है कि थ्योरी पढ़ने के बाद सवाल करना उल्टा सुल्टा नहीं होगा, और थ्योरी पढ़ने के बाद सवाल करने वाले बच्चों की संख्या केवल 10% है। 90% थ्योरी का चैप्टर पढ़कर आगे वाला चैप्टर ही पढ़ना चाहता है। जब तक सवाल नहीं पढ़ोगे चीजें सिस्टमेटिकली सेट नहीं होती है। आप अगला चैप्टर पढ़ते हो ना तो उल्टा सुल्टा होता नहीं है, उससे पहले आपको खुद को बैठे बैठे लगने लगता है कि उल्टा सुल्टा हो गया है। होता तो बाद में है, आपको खुद को पहले लग जाता है। होता कि नहीं होता है?
आप जैसे थ्री फेज मोटर पढ़ोगे, सिंगल फेज मोटर पढ़ लिया, थ्री फेज मोटर पढ़ोगे, पढ़ते पढ़ते लगेगा आपको सिंगल फेज तो भूल गया, पता नहीं उसमें क्या क्या है, ऐसा लगता है। ऐसा इसीलिए लगता है आप सवाल नहीं करते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए है, ऑब्जेक्टिव सवाल। ऑब्जेक्टिव सवाल नहीं करोगे तभी तो ये दिक्कत आ रही है, नहीं कर रहे हो। मैंने कहा नहीं, मेरी बात नहीं मानते इसलिए हो रही है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि यदि आपको टेक्निकल अच्छा करना है तो ऑब्जेक्टिव सवाल करना पड़ेगा। नहीं करोगे टेक्निकल सवाल, नहीं करोगे ऑब्जेक्टिव, तो टेक्निकल अच्छा हो नहीं सकता है। बुक तो हमेशा ही मिलती है, एनी टाइम मिलती है। बुक आपको नहीं मिल रही है, बाकी हमें तो 4 बार सर्टिफिकेट मिल गया बुक का, बेस्ट सेलर का सर्टिफिकेट मिला हुआ है 4 बार, 2 बार अमेजन से और 2 बार ही फ्लिपकार्ट से। टेक्निकल कैटेगरी के अंदर जो बेस्ट सेलर बुक होती है ना, जो सबसे ज़्यादा बिकी हुई है, तो वो है। जब ये हाँ, रामायण और ब्रह्मास्त्र दोनों को मिला। ब्रह्मास्त्र का तो 1 बार मिला था, रामायण के 2 बार मिले थे। रामायण सबसे ज़्यादा बेस्ट सेलर में जाती है। जैसे ही मान लो किताब नहीं आई और नई किताब लॉन्च होगी तो वो 15-20 दिन तक तो टॉप पर वही रहती है, अमेजन से, फ्लिपकार्ट हो, किताब टेक्निकल की कैटेगरी के अंदर। पर आपको नहीं मिल रही वो, पूरी दुनिया को मिल रही वो है। हाँ, पूछा नहीं होगा, पता नहीं होगा। बाकी मेरा ये है, जितने भी आईटीआई में बच्चे लगे हुए हैं, चाहे अभी आईटीआई करने के बाद में, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं, उनसे आप पूछ लेना कौन सी किताब पढ़े, वो अपना आप आपको बता देंगे। वो कहेंगे रामबाण पढ़नी पड़ेगी। रामबाण की खास बात है कि उसके अंतर्गत ऑल इंडिया में जितने भी एग्जाम हुए हैं, किसी भी स्टेट का एग्जाम हुआ, सेंटर का एग्जाम हुआ, वो सारे पेपर उसमें अंदर है और सारे चैप्टर वाइज है। जितने प्रकार के सवाल बनने की गुंजाइश होती है आईटी, वो बने हुए हैं। सबसे बड़ी उसकी खास बात यह है। और क्या खास बात है? किताब की खास बात तो यही होती है, पढ़ना तो खुद को होता है। किताब की खास बात यही होती है कि उसके अंतर्गत परीक्षा में आने वाले सारे सवाल होने चाहिए। अब हम पढ़ते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ते हैं। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में मैं सबसे पहले आज आपको न्यूमेरिकल एक जो सवाल बनता है वो यहीं से बनता है, 3 फेज इंडक्शन मोटर से। तो मैं उसी के अनुसार इसको 3 फेज इंडक्शन मोटर को शुरू करूंगा। ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर होता क्या है और तरीका हम न्यूमेरिकल के साथ चीज़ों को देखेंगे। ओके, हेडिंग डालो। थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ये तो है हमारे पास रोटर, जो भाग घूमेगा। ये भाग हमारे पास है स्टेटर। आप लिखो कुछ मत, आप पहले ध्यान से देख लो, क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्ट हैं एसी मोटर के, वो सारे 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर है। सारे कॉन्सेप्ट, स्टार्ट कैसे करना इसमें है, कंट्रोल कैसे करना इसमें है, इस रोटर कितने प्रकार के इसमें है, न्यूमेरिकल क्या होते हैं इसमें, कॉन्सेप्ट सारे इसमें। सिंगल फेज मोटर में तो फैक्ट है कौन सी कहाँ काम में ली जाती है, किस में कौन सी मोटर है, किस में कौन सी मोटर, किस में कौन सी मोटर, यही तो था उसमें। इसमें सारे फैक्ट है, ये ध्यान से देखना। पहले ये हमारे पास जो स्टेटर है ना, स्टेटर ही क्या होता है भाई, आर्मेचर।
और इसके ऊपर एक वाइंडिंग लपेटी जाएगी, वो हमारे पास कौन सी वाइंडिंग कहलाएगी भी? आर्मेचर वाइंडिंग। और यहां पर जो सप्लाई दी जाएगी इसके लिए टर्मिनल बॉक्स होगा। और इसको 3 फेज सप्लाई प्रदान की जाएगी। तो 3 फेज सप्लाई किसको प्रदान की जा रही है? आर्मेचर को। आर्मेचर को प्रदान करने से यहां पर एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। किसी भी चालक में आप विद्युत धारा प्रदान करोगे तो क्या होगा? चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। और उस चुंबकीय क्षेत्र के एक बल लगने के कारण हमारे पास रोटर क्या करेगा? ये गति करेगा। तो रोटर किसके कारण घूमेगा? बैठ जा जहां भी है, उठना मत तू। रोटर किसके कारण घूमेगा? अभी थोड़ी देर पहले कहा था कॉन्सेप्ट यही है, लिखो मत, ध्यान से देखो। तो इसको पानी पीना सूझिए, मैंने लिखना बंद कराया है। तो यहां चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र के बल लगने के कारण क्या करेगा? रोटर गति करेगा। अब रोटर ने कैसे गति किया? चुंबकीय क्षेत्र कारण। चुंबकीय क्षेत्र क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि हमने सप्लाई दी। तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण रोटर गति कर रहा है। तो रोटर की स्पीड चुंबकीय क्षेत्र से ज्यादा हो सकती है क्या? मान लो मैं तुम्हें धक्का दे रहा हूं तब तुम चल रहे हो, तो मेरे से ज्यादा तेज भागोगे क्या? नहीं भाग सकते ना। तो मामला यह है कि यहां पर ज्यादा गति किसकी होगी? सिंक्रोनस, यानी चुंबकीय क्षेत्र की गति। और उसके बाद गति किसकी होगी? रोटर की। एक्चुअल में मोटर का कार्य क्या होता है? विद्युत को यांत्रिक में बदलना। तो रोटर गति करेगा तभी तो शाफ्ट घूमेगी, और शाफ्ट घूमने से क्या होगा भाई? यांत्रिक कार्य होगा। और यांत्रिक कार्य होगा वो हमारे पास आउटपुट है कि नहीं है? जितना रोटर मतलब शाफ्ट घूमेगा वही गति हमारे पास किसकी कहलाएगी? मोटर की। चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा घूमो कम घूमो मोटर की गति थोड़ी है। मोटर की गति कौन सी है? जो शाफ्ट घूमेगी। शाफ्ट किसके साथ लगी हुई है? रोटर के साथ। तो रोटर की गति ही मोटर की गति कहलाती है। रोटर की गति क्या कहलाती है? मोटर गति। पहले 2 पॉइंट लिख लेते हैं। इसमें इस स्टेटर को, इस स्टेटर ब्रैकेट में आर्मेचर कर दें। थ्री फेज सप्लाई प्रदान की जाती है। जिसके कारण घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है भाई? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र है तो मोटर सेल्फ स्टार्ट होगी कि नहीं होगी? होगी। अतः 3 फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है। आर्मेचर के घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र के कारण रोटर गति करता है। अतः रोटर की गति सदैव चुंबकीय क्षेत्र गति से कम होती है। यहां तक तो मामला ठीक है, समझ में आ गई ना? इतनी तो बात हो।
रोटर पर वाइंडिंग छोटी ना, रोटर हमारे पास अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक होता है स्क्विरल केज, एक होता है डबल स्क्विरल केज, एक होता है वाउंड रोटर। वाउंड रोटर में रोटर के ऊपर वाइंडिंग होती है। स्क्विरल केज और डबल स्क्विरल केज के अंतर्गत वहाँ वाइंडिंग की जगह छड़ें होती है, स्क्यूड की हुई। रोटर तो आगे आएगा ना भाई। आर्मेचर वो होता है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और रोटर वो होता है जो घूर्णन करता है। आर्मेचर और रोटर में यही अंतर है भाई। लिख लिया। ओके, चलो भाई। अब हमारे पास आता है इसमें, पहला है सिंक्रोनस गति। कौन सी गति है? सिंक्रोनस गति। सिंक्रोनस गति को किसे डिनोट करते हैं? एन एस से। इसे चुंबकीय क्षेत्र गति भी कहते हैं। ये गति सदैव नियत होती है। देखो भाई, इसका फॉर्मूला होता है एन एस बराबर 120 गुणा एफ बटा पी, जहाँ एफ क्या होती है भाई? आवृत्ति, और पी क्या है? पोल की संख्या। पी पोल की संख्या, ठीक है। दूसरी हमारे पास होती है रोटर
रोटर गति, रोटर गति होती है एन आर, ठीक है। इसे मोटर की गति भी कहते हैं। यह सदैव सिंक्रोनस गति से कम होती है। यह सदैव सिंक्रोनस गति से क्या होती है भाई, कम होती है, ठीक है। तो हमारे पास इस गति को हम क्या कहते हैं, इस गति को मोटर की गति भी कहते हैं। और ये जो है सदैव सिंक्रोनस गति से क्या होती है, कम होती है, ठीक है। अब बात आती है हमारे पास मोटर की गति भी कहते हैं और ये गति सदैव क्या होती है, सिंक्रोनस गति से कम होती है, ओके। अब हमारे पास है कि एन एस यानी एन आर इज ऑलवेज लेस देन एन एस, एन एस बड़ा एन आर क्या है, छोटा। तीसरी गति हमारे पास ये होती है, सिंक्रोनस गति हो गई, रोटर गति हो गई। अगला तीसरी गति हमारे पास ये होती है जिसे हम कहेंगे स्लिप। स्लिप का मतलब क्या होता है, सिंक्रोनस गति व रोटर गति के बीच अंतर, कि भाई सिंक्रोनस गति और रोटर गति में अंतर कितना है। सिंक्रोनस गति व रोटर गति के बीच अंतर, अंतर को क्या कहते हैं, स्लिप। इट मीन्स स्लिप बराबर क्या होगा भाई, एन एस माइनस एन आर, ये स्लिप। लेकिन यदि आपको ये पूछा जाए स्लिप अंश क्या है, स्लिप अंश, स्लिप अंश क्या कहलाएगा, एस। और ये एस हमारे पास क्या हो जाएगा, एन एस माइनस एन आर बटा एन एस, एन एस है। अगला प्रतिशत स्लिप क्या हो जाएगा, प्रतिशत स्लिप क्या हो जाएगा, तो प्रतिशत स्लिप हो जाएगा एन एस माइनस एन आर बटा एन एस गुणा 100। और रोटर आवृत्ति क्या हो जाएगी, रोटर आवृत्ति होती है एफ आर बराबर एस गुणा एफ। एफ हमारे पास क्या है, सप्लाई फ्रिक्वेंसी, एस होती है सप्लाई आवृत्ति। और स्लिप कितनी होती है भाई, हमारे पास 2% से 5% होती है स्लिप। स्लिप सामान्यतः 2% से 5% होती है। स्टैंडर्ड किताबों में 1 से 4 दिया हुआ है, निमी में 2 से 5 दिया हुआ है। और ये सारे सूत्र हैं, इन सूत्रों में से इनमें से एक सवाल हर बार पक्का आता है, क्योंकि इसमें बढ़ते ही सवाल यहीं से हैं।
स्लिप अंश और स्लिप प्रतिशत में अंतर क्या है? परिभाषा क्या होता है कि हमारे पास सिंक्रोनस गति के जो सापेक्ष स्लिप कितना है उसे स्लिप अंश का है। अंश का मतलब होता है फ्रैक्शन, भिन्न संख्या। सिंक्रोनस गति के सापेक्ष स्लिप कितना है? स्लिप क्या होता है? जैसे आप चल रहे हो, आप फिसल गए कि स्लिप हो गया। स्लिप हो गए मतलब आप जिस गति से चल रहे थे उससे उसकी तुलना में गति क्या हो गई? या तो कम या क्या हो गई? ज्यादा। तो यही कह रहा गति का अंतर ही तो स्लिप कहलाया। अब ये जो स्लिप हुआ है ये हमारे पास मुख्य सिंक्रोनस गति के मुकाबले कितना हुआ, इससे स्लिप अंश का कि भाई स्लिप कितना हुआ, 5% हुआ, 10% हुआ, 15% हुआ, ऐसे। लिख लिया? ओके। अगला सवाल ये है, क्वेश्चन देते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर है, पोल की संख्या है 4, आवृत्ति है 50 हर्ट्ज और मोटर की गति है 1440 आरपीएम। तो प्रतिशत स्लिप ज्ञात करो। सही सवाल है ना भाई? सवाल सीधा सीधा परीक्षा में आता है। कितने प्रतिशत है? 1 2 3 4 5, 1.3, 1.33, 3.33। गलत है तुम्हारे उत्तर से। पॉइंट कहीं आ ही नहीं रहा, इतना सीधा सवाल है। जी चलो भाई, सबसे पहली बात है कि सॉल्यूशन करेंगे तो आपको क्या पूछा है कि भाई प्रतिशत स्लिप कितना है। आप तो यही कहेंगे ना सर प्रतिशत स्लिप है, वो तो हमारे पास NS माइनस NR बटा NS गुणा क्या है 100। अब देखो मामला ये है, यहाँ पर हमारे पास NR बटा है, इसको निकालने के लिए आपको NS याद करना जरूरी है। तो सबसे पहले क्या याद कर लेते हैं? NS बराबर क्या हुआ? 120 गुणा F बटा P। तो बताओ 120, पोल कितने हैं? 4, और आवृत्ति कितनी है? 50। ठीक है, 4 से काटा तो कितना आया? 30। 50 गुणा 30 कितना हुआ? 1500। तो 1500 हमारे पास क्या आ गया भाई? NS यानी आरपीएम। ठीक है, प्रतिशत स्लिप कितना आएगा भाई? तो आप कहेंगे 1500 माइनस NR कितना है?
1440 बटा 1500 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। प्रतिशत स्लीप बराबर 1500 ने 1440 घटाए कितना है 60 बटा 15 बराबर कितना प्रतिशत है भाई 4%। क्या हुआ? हो गया भाई? लिख ले सबने। क्या हुआ? मैं कंटिन्यू देख रहा हूं, इसकी मैथ कमजोर है। मैं श्योरिटी के साथ कहता हूं नहीं है, मैथ कमजोर है इसकी। इसकी मैथ बहुत अच्छी है ही नहीं। ये यहां से गुणा मेरा देखा देख लिख रहा है, और जो जो अब यदि मान लो आपको 60 में 15 का भाग दिया और उसके बाद में भी देखा 4 है, फिर 4 लिखा है उसका मैं क्या मानूं? वाह, मैं यही देख रहा था। ठीक है, अगला सवाल कर लेते हैं फिर। अगला है किसका सवाल था? अच्छा, इमरान। आपका नाम क्या है? नहीं, ओरिजिनल नाम यही है, इमरान खान है। अरे रुक जाओ तुम यार, खुद का नाम ध्यान रखो ना। हाँ, विनोद। पंचायत सीरीज वाले विनोद तुम ही हो? हाँ, 3 फेज इंडक्शन मोटर, पोल बराबर कितना है 6, और आवृत्ति कितनी कर दी हमने 50 हर्ट्ज, और स्लिप यदि मान लो 2% है तो मोटर की गति ज्ञात करो। तो वो विनोद हो तुम? अभी तो यही मान के चलिए उपप्रधान हम ही हैं। नहीं देखी होगी आप में से कई ने, तो देखी होगी पंचायत सीरीज, कई ने देखी होगी, कई ने देखी होगी। कई वेब सीरीज देखते होंगे, कई नहीं देखते हैं ना। लेकिन दूसरा अलग अलग मामला ना सबका, क्या है कि उसमें टेस्ट भी वेब सीरीज में अलग अलग होता है। कई मिर्जापुर के फैन हैं कई आश्रम देखने वाले हैं, कई पंचायत देखने वाले हैं, सब अलग अलग प्रकार का है। साउथ मूवी के फैन है? अच्छा मामला। तो बताओ, साउथ में मक्खी मूवी किसने बनाई थी? साउथ की मक्खी मूवी है एक बहुत अच्छी, किसकी थी? एस राजा मौली की थी। अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है। अच्छी क्या है? वही नहीं, वहां तो 3-4 एक डायरेक्टर अच्छे हैं। हो गए भाई?
नहीं नहीं, ये शौक अच्छी बात नहीं है, इतना नहीं देखना चाहिए। मेरा मानना ये है कि हफ्ते में एक आध देख लेनी चाहिए। बाकी ये 10 दिन से शौक लगा हुआ है, ये बहुत गड़बड़ मामला है। अब शौक नहीं रही है, आदत होने के लिए 21 दिन चाहिए होते हैं ना, कहते हैं। हैं? नहीं, नेट फ्री मिलता है तो इसका मतलब नहीं है फ्री में तो धूड़ ही मिलती है, उसका क्या करना है, फ्री का क्या करना है। टाइम तो खुद का है कि नहीं है, टाइम तो फ्री मिलता नहीं है। बंद चालू का मैं नहीं कहता, मैं तो ये कहता हूँ हफ्ते में एक आध मूवी देख लेनी चाहिए, एडिक्टेड नहीं रहना चाहिए। हफ्ते में एक आध मूवी देख लेना चाहिए, दिमाग रिफ्रेश रहता पूरा। बाकी ऐसा नहीं देखो तो कोई दिक्कत है नहीं, खास दिक्कत है नहीं। लिख लिया? तो 970 उत्तर किसका है? किसी की नहीं है। 980 कितने जने? 980 के नहीं, ओके। बाकियों के क्या है? मोटर चली नहीं, चलो भाई। आप खड़े हो? हाँ आप खड़े हो ना? हाँ ओ। हमें दिया हुआ क्या क्या आप ये बताओ। पी और एफ दिया हुआ, स्लिप दिया हुआ है, तो पी और एफ की सहायता से क्या ज्ञात कर सकते हैं? मैं सूत्र निकाल के दे देता हूं, आप देख के बताओ। पी और एफ की सहायता से क्या ज्ञात कर सकते हैं? एनएस। कन्फर्म है? ठीक है, तो बता फिर एनएस का सूत्र क्या है? 120 गुणा एफ बटा पी। बात ठीक है? अच्छा आप मुझे बताओ, कोई भी दूसरा बोलेगा नहीं, आवृत्ति कितनी दी हुई है? 50। पोल कितने दिए हुए हैं? पोल 6। 6 का भाग 120 में दिया तो कितनी बार गया? 20 बार। 6 2 12, 20 बार। 50 गुणा 20 कितना हो गया? यहां तक तो गड़बड़ नहीं है? ठीक है। अब हमारे पास प्रतिशत स्लिप का मान दिया हुआ है, तो स्लिप का सूत्र तो यही है, एनएस माइनस एनआर बटा एनएस गुणा कितना है? 100। अब आप बोलते जाओ, हम वो लिखते जाएंगे। बताओ स्लिप का मान कितना है? 2%। ठीक है, लिख दिया 2। एनएस का मान कितना है? 1000। एन आर का मान कितना है ज्ञात करना है, यही तो मोटर की गति है। बटा एनएस कितना है? 1000 इंटू क्या हो गया? 100। अब सोल्व नहीं हो जाएगा? बैठ दो, तो इतना गड़बड़ है ही नहीं, सीधे सीधे सूत्र के अंदर ही आएगा। पर्सन इसमें घुमाने वाला बनता ही नहीं है, पर्सन होता ही सीधे सीधा है 3 फेज इंडक्शन मोटर का। 2 0 से 2 0, 10 इंटू 2 कितना हो गया? 20। 20 बराबर क्या हुआ? 1000 माइनस एनआर, देन एनआर बराबर क्या है? 980। लिख लिया भाई? क्वेश्चन है 3 फेज
इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर है। इसमें पोल की संख्या मैं दे देता हूँ 4, आवर्ती दे दिया मैंने 50, और मोटर की गति है वो 1400 आरपीएम, नहीं सॉरी स्लिप है 3% है। तो रोटर की आवृत्ति ज्ञात करो। इससे आसान सवाल मेरे पास था नहीं, बहुत आसान सवाल था तो ये दे दिया। और ध्यान रखें, आज मैं शाम को YouTube पर 7 बजे ट्रांसफॉर्मर के न्यूमेरिकल करूंगा, कल करूंगा 3 फेज इंडक्शन मोटर के, हैं? हाँ, तो कल करेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर के। तो ध्यान से देख लेना कौन से सवाल है, कैसे करोगे। ठीक है, हैं? बताओ भाई कितने आया? अरे रोटर की आवृत्ति पूछी है, ये सवाल इतना ही होता है। एफ आर बराबर एस गुणा एफ, और एफ आर में एस का मान कितना है? 3% है, 3/100। एफ कितना है? 50, बराबर कितना है? 1.5। पता नहीं क्या निकाल रहे थे आप। रोटर की आवृत्ति पूछी लिखा हुआ देखो आप, रोटर की आवृत्ति का सूत्र क्या? ये देखो, एस गुणा एफ, एफ सप्लाई आवृत्ति एस है, दोनों ही आपको दिया हुआ है। क्या हुआ? रोटर की गति, मैंने तो बहुत बोला था, मैंने तो कहा ढंग से पढ़ा करो, वो तो नहीं सुना तूने। लेकिन मैंने बोर्ड पे लिखा तो रोटर की आवृत्ति था, ऐसा तो नहीं गति लिखा क्वेश्चन मार्क दिया फिर काट के आवृत्ति लिखा, ऐसा तो मैंने किया नहीं। वैसे यदि आप रोटर की गति निकालते हैं तो आपके 1455 आएगा। क्यों भाई, यही आ रहा है? चलो, अब किसी का कोई डाउट्स है? वो रहने दो, अभी नहीं। हाँ भाई, स्लिप 45, स्लिप कभी 45 क्यों होगी? स्लिप तो मैंने दी ना 3%। अच्छा वो स्लिप है, हाँ 45 होना, NS माइनस NR 45 गुणा, मैंने स्लिप कहाँ लिखा? यहाँ रोटर की आवृत्ति का तो सूत्र खुद मन से ना जोड़े तोड़े कुछ भी करे। क्या लिखा? एस गुणा एफ। एस मैंने किसको लिखा है? किसको लिखा? NS माइनस NR बट्टा NS, इसको लिखा एस। तो एस ये है,
तू खुद ने अपने आप को इसको एस लिखा, मैंने इसको एस नहीं लिखा, तू नहीं लिखा। और कोई सवाल भाई? कोई सवाल नहीं, कोई डाउट नहीं? चलो भाई एंड कर दो।